आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है, लेकिन रेट कट के बाद से ही हमें बैंकिंग सेक्टर में खास करके निफ्टी बैंक में एक गिरावट देखने को मिली है। शार्प गिरावट आज हमें देखने को मिली है। इस रेट कट का क्या कुछ असर होने वाला है, इससे कौन कौन से सेक्टर अफेक्ट होंगे और आने वाले टाइम में हम इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं, ये सब बातों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था रेट कट होगा, रेट कट हुआ भी, लेकिन निफ्टी बैंक गिर क्यों गया? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल था। आज हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार तो बैंक निफ्टी में नीजक रिएक्शन आएगा, थोड़ा सा आया, लेकिन मार्केट अब इतना एफिशिएंट हो गया, वो सारी चीज़ों को बहुत पहले से अच्छे से समझ के बैठा था। मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में वो मूव नहीं दिया। कारण क्योंकि बैंक्स के, खासतौर से जो प्राइवेट बैंक्स जिनका वेटेज है बैंक निफ्टी में, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिलहाल टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि डिस्टर्ब हो जाएंगे का मतलब है कि थोड़े से कम हो जाएंगे। ये कुछ दिन बाद स्टेबलाइज होंगे, कुछ महीनों बाद, जब रेट कट साइकिल एक ठीक लेवल पर आ जाएगी, उसके बाद ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक हो जाएंगे, फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी भी शुरू होगी। तो जो एकदम से लोग सोच रहे हैं कि रेट कट हुआ तो बैंक निफ्टी एकदम से शूट अप कर जाएगा या इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट है वो बैंकिंग सेक्टर को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा प्राइवेट बैंकर के साथ कम से कम। जी, तो इसके पहले मई 2020 में आरबीआई ने रेट कट किया था, और अगर हम तब से अभी तक का आंकड़ा देखें तो पिछले 5 सालों में निफ्टी बैंक ने 60% का रिटर्न दिया है। वहीं पीएसयू इंडेक्स की बात करें, अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने 168% का रिटर्न दिया है, और वहीं पर प्राइवेट बैंक्स ने पिछले 5 सालों में 45% का रिटर्न दिया है। अब प्राइवेट बैंक्स का, जैसा कि सर ने बताया, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी बैंक में, और वो हमें आज इम्पैक्ट उसका देखने को मिला, मार्जिन पर असर पड़ेगा। लेकिन सर, इसके साथ एक और सवाल भी आता है कि बैंक्स तो अफेक्ट हुए हैं, लेकिन एनबीएफसी, फिनेंशियल सर्विसेज, उन पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? अगर हम पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें फिन निफ्टी का, तो वो भी ऑलमोस्ट 62% है। तो ऐसे में रेट कट का फिनेंशियल सर्विसेज पर क्या इम्पैक्ट होगा सर? देखिए, आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि बैंक निफ्टी इज द अंडर परफॉर्मर इन लास्ट 5 इयर्स। जी, अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो ये करीब 90% से ज्यादा है पिछले 5 सालों में, और बैंक निफ्टी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर में से एक है, 60%। अब कारण आपने बताया कि प्राइवेट बैंक्स नहीं चले, सरकारी बैंक लेकिन चले हैं जी। 168% के रिटर्न आया। क्यों आया? क्योंकि जब आपकी रेट साइकिल नीचे आती है तब आपकी बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर आते हैं, बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर आते हैं तो उसका फायदा जो सबसे ज्यादा मिलता है वो सरकारी बैंकों को मिलता है, क्योंकि उनका जो एक बहुत मोटा चंक जो होता है, पैसा जो होता है, वो इन्वेस्टेड होता है सरकारी बॉन्ड्स में। अब वहां पर पैसे बढ़ते हैं तो इनकी ट्रेजरी इनकम बढ़ने लगती है, तो इसलिए सरकारी बैंकर्स को तो फायदा है रेट कट का। अब आते हैं बात की, भाई एनबीएफसी में क्या होता है? एनबीएफसीज में क्या होता है कि ये जितनी एनबीएफसीज हैं ये बैंकों से कर्ज लेती हैं जी। उनके पास कासा नहीं होता, वो कासा नहीं होता, तो इनको बैंकों से पैसा उठाना पड़ता है। अब जब बॉन्ड यील्ड गिर जाएगी, इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, तो ये बैंकर्स के पास जाते हैं कि हमें थोड़ा सा रेट कट करके आप लोन दीजिए, बोरोइंग कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। तो जो पहला बेनिफिट होगा वो एनबीएफसीज को होगा कि उनकी बोरोइंग कॉस्ट घट जाएगी। ये जो बेनिफिट जो बैंकर्स को होने वाला है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है बैंकर्स के एंड पर, इसीलिए तो प्राइवेट बैंक्स उतना नहीं चले, सरकारी बैंक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनबीएफसीज, अगर आप पिछले 2 हफ्ते का पैटर्न देखें तो बजाज फाइनेंस ने अच्छा रिटर्न दिया, एल&टी फाइनेंस और तरह की, मन्नापुरम, मुथूट, इन सभी ने कुछ कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दिए एज कम्पेयर टू बैंक्स, एज कम्पेयर टू सरकारी बैंक्स। तो ये रेट कट एनबीएफसीज के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर हम देखें उनके पास खुद का पैसा नहीं होता, वो जो लोन देते हैं वो बैंक से ही लेके लोन देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट, जैसा कि सर ने बोला, अगर बजाज फाइनेंस के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 डे में ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने दिया है। एल&टी फाइनेंस ने भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो बोला जा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, वो सीधे सीधे एनबीएफसीज में और फिनेंस कंपनीज में स्पेशली देखने को भी हमें मिल रहा है लास्ट वीक में। सर, काफ़ी कुछ बात हो रही है रियलिटी को लेके भी। हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग, ये 2 कैटेगरीज जो हैं, लग्जरी हाउसिंग में डिमांड की तो बात चली रही है, अच्छे खासे घर बिक रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग एक प्रेशर में था लंबे समय से। इसका क्या रियलिटी पर भी कुछ हम इम्पैक्ट देख सकते हैं रेट कट का? बिल्कुल, रियल इस्टेट पर देखिए, अगर आप सत्यम, आप अपने घर के पास जाएंगे, आज पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर पॉकेट्स में कहीं भी जाएंगे, घरों की कीमत डबल हो गई है, ज़मीन की कीमत तो 3-3 गुना हो गई है, 5-5 गुना हो गई है, और ये ज़्यादा समय नहीं लगा इसको। कोविड के बाद जब डेल्टा वेव गई है 2021 के बाद,
तब से आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस पूरी तरह से चढ़ते जा रहे। अब आप जिस घर को देख रहे थे आज से 3-4 साल पहले कि ये 50 लाख का था, 1 करोड़ रुपए का था, अब वो 2 करोड़ का हो गया। तो अब आप कैसे खरीदेंगे उसको? अब आपको 2 चीजें चाहिए, या तो वो घर सस्ता हो, वो सस्ता होने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपकी एफोर्डेबिलिटी कहाँ से आएगी? या आपकी सैलरी बढ़ जाए या आपका इनकम बढ़ जाए, वो भी चलो एक अनुपात में बढ़ रही है, लेकिन एफोर्डेबिलिटी कहाँ से आएगी? जब रेट कट आएगा, लोन आप लेने जाएंगे तो आपकी ईएमआई जब कम हो जाएगी तो उसका फायदा थोड़ा सा आपकी एफोर्डेबिलिटी पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि डिमांड पर थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। रेट कट से होम लोन सस्ते होंगे, जिसका इम्पैक्ट हम अफोर्डेबल हाउसिंग पर स्पेशली देख सकते हैं। अगर रियलिटी इंडेक्स की हम बात करें तो पिछले 5 सालों में घरों की कीमतों के साथ इंडेक्स ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया। 187% का शानदार रिटर्न निफ्टी रियलिटी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं सर, और एक लंबी समय से बात चल रही है ऑटो सेक्टर की प्रॉब्लम्स की। हालांकि दिसंबर तिमाही वैसे भी ऑटो कंपनीज के लिए थोड़ा सा टफ होता है, इन्वेंट्री से जूझ रही थी ऑटो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में क्या व्हीकल लोन्स जो होते हैं उन पर भी हम इम्पैक्ट देख सकते हैं इस रेट कट का? देखिए बिल्कुल, व्हीकल लोन में भी सेम केस हो रहा है सत्यम। आज से 5 साल पहले आप जाइए तो आप छोटी कार भी खरीदते थे। लोगों में एक छोटी कार खरीदने का पैशन था या फैशन भी था, ये मैं बोल सकता हूँ कि एक आदमी जो पहली कार खरीदता था वो छोटी कार खरीद लेता था, 5-6 लाख रुपए की मिल भी जाती थी। आज आप मार्केट में जाइए, आपको 8-10 लाख से कम में एक ठीक सी भी कार आपको शायद ही मिले आपको, वरना अगर आप जाते हैं तो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख ये वैल्यू हो चुकी है कार्स की। अब हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब उसको कार भी खरीदनी है, तो अगर उसकी ईएमआई कट हो रही है उस कार के लोन पर तो उसको सीधा फायदा है। तो अगर ये तो पहली शुरुआत है, हालांकि 25 बेसिस पॉइंट से बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट साइकिल शुरू होने से ये उम्मीद हो जाती है इंडस्ट्री को कि कहीं ना कहीं आने वाला समय बेहतर होगा। तो यही एक होप जो होती है ये बहुत शक्तिमान होती है कि इस होप से ही ऑटो सेक्टर शायद हो सकता है कि आगे रिवाइव करे। और आरबीआई गवर्नर ने अपना स्टैंड भी न्यूट्रल ही मेंटेन कर रखा है, तो ये आगे भी उम्मीदें बना रहा है कि और भी रेट कट्स हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में भी सर। बिल्कुल, देखिए क्रूड ऑयल आपका कंट्रोल में है, आपका मॉनसून अच्छा रहा था इस साल, तो फूड इन्फ्लेशन भी अब थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को उतना बूस्ट ही नहीं मिल रहा, एक्सपोर्ट हिट होने की बातें हो रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट हिट होगा तो आपकी सीधी सी बात है कि घरेलू इंडस्ट्री में प्राइस वैसे ही कम करने पड़ेंगे कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए, तो इन्फ्लेशन का रिस्क अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो इसीलिए आरबीआई गवर्नर ने अच्छा कदम लिया और रेट कट हो गया। जी, तो रेट कट की ये थी इम्पैक्ट जो इन अहम सेक्टर्स पे ऑटो, रियलिटी, बैंक और एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब पर क्या कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है? आपको ये डिस्कशन कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग मनी नेट।